हाँ बोलो। बोलो। देखो शॉर्टकट में बना रहे हैं, सिर्फ समझने के लिए। कितना आवाज कर रहा है? ये देखो, फिगर देखना जरा। यहाँ पे हम लोगों का इस प्रकार से लीवर लगा हुआ रहता है। ठीक है, इसको हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये हमारा जेजुनम पार्ट हो गया, ये इलियम पार्ट हो गया, और ये अपना डेडुनम वाला पार्ट हो गया। ठीक है, जब यहाँ इधर से जो स्टोमैक से जब आता है कोई भी चीज, स्टोमैक से कनेक्टेड होता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन इस तरह से। स्मॉल इंटेस्टाइन को कितने भाग में हम लोग बांटे थे? तीन भाग में, डेडुनम, जेजुनम और इलियम। डी फॉर डेडुनम, जे फॉर जेजुनम और आई फॉर इलियम। ठीक है, देखो इसमें होता क्या है। यहाँ जो लीवर लगा हुआ है यकृत, लीवर का हिंदी, लीवर का हिंदी यकृत, LIVE। लिख लो, जगह नहीं है यहाँ पे लिखने के लिए। LIVER, लीवर यकृत। ये हम लोगों का ड्यूडेनम वाला पार्ट में यहाँ पे लगा हुआ रहता है, और इसका अलग अलग फंक्शन है। तो ड्यूडेनम क्या करता है, जेजुनम क्या करता है और इलियम क्या करता है, अभी बताइए हो। लक्ष्मी बताइए ना किस तरह से आता है। तो ये जो लीवर है, लीवर का क्या फंक्शन है, पहले लीवर का थोड़ा फंक्शन पढ़ लेंगे, उसके बाद जेजुनम के बारे में थोड़ा और पॉइंट बताएंगे, तब फिर इलियम के बारे में बताएंगे। लिखो लीवर। अब पॉइंट बनाओ एक लीवर का, लीवर के बारे में थोड़ा जानते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में ही लीवर लगा हुआ रहता है, इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पार्ट बाय पार्ट किए। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ड्यूडेनियम वाला पार्ट है, उसी से सटा हुआ है लीवर। ठीक है, इसलिए इसी जगह हम लोग ड्यूडेनियम भी पढ़ लेंगे और लीवर के बारे में भी पढ़ लेंगे। लिखो, लीवर यकृत में हेपाटिक सेल्स होते हैं। लीवर यकृत में HEPATIC, हेपाटिक, हेपाटिक सेल, हेपाटिक कोशिका होते हैं, जो जो मानव शरीर में, जो मानव शरीर में सर्वाधिक सर्वाधिक रीजेनरेशन कैपेसिटी रखता है। सर्वाधिक रीजेनरेशन मतलब पुनर्निर्माण, रीजेनरेशन, GENERATION, रीजेनरेशन
मतलब पुनर्निर्माण कैपेसिटी रखता है। लिख लिए? रीजनरेशन कैपेसिटी, CAPACITY, सर्वाधिक रीजनरेशन कैपेसिटी रखता है जब, पॉइंट बना के लिखना, जब कार्बोहाइड्रेट जब कार्बोहाइड्रेट का का परिवर्तन, जब, क्या लिखवा है, जब ग्लूकोज के बाद ग्लाइकोजीन के रूप में होता है, ग्लूकोज के बाद ग्लाइकोजीन के रूप में होता है, तब यह ग्लाइकोजीन तब यह ग्लाइकोजीन ग्लूकोज के बाद ग्लाइकोजीन के रूप में होता है, ग्लाइकोजीन में के रूप में होता है, तब यह ग्लाइकोजीन या ग्लाइकोजन तब यह ग्लाइकोजन हेपाटिक सेल में संचित हो जाता है। हेपाटिक सेल जो HEPATIC, हेपाटिक सेल में संचित हो जाता है, लिख लिए? ठीक है। यकृत का वजन लगभग यकृत का वजन लगभग 1.5 kg होता है, 1.5 kg होता है, यकृत का वजन लगभग 1.5 kg होता है, तथा यह मनुष्य शरीर की तथा यह मनुष्य शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है या होती है, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, तथा भार में भी वजन में भी भार या वजन में भी यह सर्वाधिक होता है, भार या वजन में भी यह सर्वाधिक होता है। कितना केजी का होता है लीवर? कितना 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 1.5 kg। लेकिन कभी कभी लिख देता है कुछ इस तरह से, वजन रेंज में लिख देगा 1.5 kg से 1.7 kg। तो अगर ये ऑप्शन लिखे, अगर क्वेश्चन में ऐसा है कि लीवर का वजन होता है, ऑप्शन नंबर ए 1.3 kg से 1.5 kg, ऑप्शन नंबर बी 1 kg से 1.5 kg, ऑप्शन नंबर सी 1.5 से 1.7 kg, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, तो क्या मारेंगे? 1.5 से 1.7 kg।
1.5 से 1.7 kg, ये भी लिख लो एक पॉइंट। वजन का रेंज कितना होता है? 1.5 kg से, हाँ याद करने के लिए। हेलो, हेडफोन तुम पहले कॉल ओवर इंटरनेट पे क्लिक नहीं करता है, इसीलिए तुमको आवाज नहीं सुनाई देता है। कॉल ओवर इंटरनेट पे क्लिक करोगे, फिर से लॉगिन करो, एक पॉपअप आएगा कॉल ओवर इंटरनेट, वहां पे टच करोगे तब आवाज सुनाई देगा। हाँ हेलो। हाँ, तो वजन का जो रेंज है हमारे लीवर का वो होता है 1.5 से 1.7 kg के बीच का। तो जो भी ऑप्शन आए उसको मार देना है, ठीक है? समझिए बात को। अगला पॉइंट लिखो, यकृत लीवर बहिस्रावी ग्रंथि है। लीवर बहिस्रावी ग्रंथि मतलब हाँ, बहिस्रावी ग्रंथि है। बहिस्रावी बहिस्रावी ग्रंथि है। बहिस्रावी इंडो नहीं होता है, एक्सो होता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड, EXOCRINE, एक्सोक्राइन, GLAND ग्लैंड, EXOCRINE, एक्सोक्राइन, GLAND ग्लैंड बहिस्रावी ग्रंथि है। तो अगर अगर क्वेश्चन आए कि लीवर कैसी ग्रंथि है, अंतःस्रावी या बहिस्रावी, तो क्या मारेंगे? बहिस्रावी ग्रंथि, एक्सोक्राइन। अगला पॉइंट लिखो, यकृत में कुछ यकृत में कुछ कुप्फर कोशिकाएं, कुप्फर कोशिकाएं, KUFFER, कुप्फर सेल्स, कुप्फर कोशिकाएं, कुप्फर कोशिकाएं भी होती हैं जो जो जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करता है, जो जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करता है। कुप्फर कोशिका, KUFFER, यह कुप्फर कोशिका क्या करता है यकृत में? जो भी जीवाणु वहां होता है नष्ट कर देता है, ठीक है? लिखो, यकृत में, पॉइंट बनाते हुए बढ़ते चलना, यकृत में यकृत में कुछ मात्रा में यकृत में कुछ मात्रा में Fe, लोहा और विटामिन भी संचित रहता है। लोहा यानी आयरन, आयरन तत्व, लोहा तथा विटामिन भी संचित रहता है। लोहा तथा विटामिन भी संचित रहता है। लिख लिए? सबका हो गया? नेक्स्ट लिखो, लीवर में फाइब्रिनोजिन, लीवर में फाइब्रिनोजिन फाइब्रिनोजेन तथा FIBRINOGEN, फाइब्रिनोजिन तथा फाइब्रिनोजिन तथा प्रोथ्रोम्बिन, PRO
THROMBIN, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजिन तथा प्रोथ्रोम्बिन नाम के दो प्रोटीन बनते हैं। फाइब्रिनोजिन तथा प्रोथ्रोम्बिन नाम के दो प्रोटीन बनते हैं जो जो रक्त का थक्का जमने में रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। रक्त का थक्का जमने में मदद करता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। एक तो विटामिन के रक्त का थक्का जमाता है, पता है ना, विटामिन के भी रक्त का थक्का जमाता है। उसी तरह से ये दो प्रोटीन है, फाइब्रिनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन, ये भी रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है, जो रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। लिख लिए? रक्त का थक्का जमाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्लड, BLOOD, ब्लड क्लोटिंग, CLOTTING, ब्लड क्लोटिंग, रक्त का थक्का जमना। अगर रक्त का थक्का हमारे शरीर में नहीं जमता तो कहीं एक बार कट जाता तो सारा ब्लड निकल जाता। ठीक है, तो विटामिन के, हाँ हाँ, हीमोफीलिया जब आएगा तो बताएंगे। तो एक तो विटामिन के रिस्पॉन्सिबल है ब्लड क्लॉटिंग के लिए, और दूसरा प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजिन जो प्रोटीन है यह भी ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। तो अगर एक क्वेश्चन लिख लो यहाँ पे, निम्न में से कौन, क्वेश्चन लिखो, निम्न में से कौन रक्त का थक्का जमाने में मददगार है? निम्न में से कौन रक्त का थक्का जमाने में मददगार है? ऑप्शन नंबर ए फाइब्रिनोजेन, ऑप्शन नंबर ए फाइब्रिनोजेन, ऑप्शन नंबर बी प्रोथ्रोम्बिन, 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 ऑप्शन नंबर सी विटामिन के, विटामिन के, विटामिन के, ऑप्शन नंबर डी विटामिन सी, ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं, ऑब्लिक या उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में, उपरोक्त में से एक से अधिक। क्या मानेंगे आंसर? क्योंकि इसमें, हाँ, क्योंकि फाइब्रिनोजिन भी होगा, प्रोथ्रोम्बिन भी होगा और विटामिन के भी होगा, तो इसलिए आंसर क्या होगा? ई नंबर, उपरोक्त में एक से अधिक, ये वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, फाइब्रिनोजिन प्रोटीन है, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन है, समझ गए? अगर एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है यहाँ से, निम्न में से कौन प्रोटीन है, निम्न में से कौन प्रोटीन है? ऑप्शन नंबर ए विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के और प्रोथ्रोम्बिन, तो वहां मार दोगे प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, तो दो प्रोटीन ऐसा है जो यकृत में बनता है, दो प्रोटीन ऐसा है जो कहाँ बनता है? यकृत यानी लीवर में बनता है। कौन कौन? फाइब्रिनोजिन प्रोटीन और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन। याद हो गया सबको? एक पॉइंट और लिखो, लीवर में, लीवर में,
हाँ, नेक्स्ट पॉइंट, लीवर में पित्त रस बाइल जूस पित्त रस बाइल जूस तथा लीवर में पित्त रस बाइल जूस तथा तथा यूरिया यूरिया का भी निर्माण होता है। यूरिया का भी निर्माण होता है। 10 मिनट में मीटिंग खत्म हो जाएगा, दोबारा लॉगिन करना। बन रहा है यहाँ। यूरिन जब है होगा तो वहां यूरिन में बनता नहीं ना, यूरिन में तो मिक्स हो जाता है। बनता कहाँ है? तो लीवर में। पित्त रस तथा यूरिया का निर्माण भी होता है। पॉइंट हो गया। ठीक है, लिखो, हिपेरिन नाम का एक प्रोटीन हिपेरिन नाम का भी प्रोटीन हिपेरिन नाम का भी प्रोटीन लीवर में बनता है। हिपेरिन नाम का भी प्रोटीन लीवर में बनता है, जो रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। हिपेरिन नाम का भी प्रोटीन लीवर में बनता है, जो रक्त का थक्का जमाने में मददगार होता है। तो 3 प्रोटीन मिल गया अब हम लोगों को यहाँ से, यकृत से। प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजिन, हिपेरिन। कहाँ बनता है? लीवर में। क्या काम है इसका? क्या काम है इसका? रक्त का थक्का जमाना। ठीक है। अब पित्त रस का बारे में बात आया, बाइल जूस। पित्त रस क्या होता है? सब पढ़ते चलेंगे एक बाय एक, वन बाय वन करके। पित्त रस लिखो, बाइल जूस, BILE, बाइल, JUICE, बाइल जूस। लिखो, पित्त रस हरे पीले रंग का पित्त रस हरे पीले रंग का पित्त रस हरे पीले रंग का क्षारीय द्रव होता है। हरे पीले रंग का क्षारीय द्रव होता है, जिसका पीएच मान जिसका पीएच मान कितना होना चाहिए? 6 से कम कि 6 से ज्यादा? 7 से ज्यादा। 7 से ज्यादा कितना होता है? 7.8 होता है, जिसका पीएच मान 7.8 होता है। कितना होता है पीएच मान इसका? जो नया है उसके लिए थोड़ा सा बता दें कि पीएच मान क्या होता है। 7.8। ये देखो, ये 0, ये 7, और ये 7 से ऊपर जो भी है 14, 15 जहां तक लेके जाओ। मान लो 14 तक लेके जाते हैं, ठीक है।
तो जो 0 से लेके 7 तक का वैल्यू होता है उसको बोलते हैं अम्लीय। क्या बोलते हैं? अम्लीय। लिख लो किशोर, अम्लीय। जानता है? जानता है? एसिडिक। हाँ तो ठीक है, फिर भी रिपीट हो जा रहा है। जिसका 7 वैल्यू होता है, जल का पीएच मान कितना होता है? 7, 7। ठीक है। और 7 से जो ऊपर होता है उसको बोलते हैं क्षारीय। 7 से ऊपर जिसका वैल्यू होता है उसको क्या बोलते हैं? क्षारीय। इंग्लिश में बेसिक, BASIC। तो अभी हमने लिखा क्या कि जो हमारा पित्त रस है वो क्षारीय होता है। पित्त रस कितना क्या होता है? क्षारीय होता है। इसलिए इसका पीएच मान तो 7 से ज्यादा होगा। और 7 से ज्यादा कितना हो रहा है? 7.8 होता है। तो पित्त रस क्षारीय होता है जिसका पीएच मान 7.8 होता है। तथा इसमें तथा इसमें तथा इसमें 86% जल 86% जल हाँ, पित्त रस में। तथा इसमें 86% H2O जल एवं शेष कार्बनिक व अकार्बनिक तथा शेष कार्बनिक व मतलब या कार्बनिक व अकार्बनिक कार्बनिक व व अकार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। 86% तो सिर्फ पानी होता है और बाकी में कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ होता है। ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा, अगर ये पित्त नहीं होता, बाइल जूस अगर नहीं होता तो क्या होता? लिखो पित्त रस पित्त रस का कार्य। लिखो पित्त रस का कार्य। पित्त रस का कार्य। देखो पित्त रस लवणों की सहायता से पित्त रस लवणों की सहायता से पायसीकरण 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 इंग्लिश नाम पायसीकरण का लिखना चाहो तो लिख सकते हो। क्या होता है जी लक्ष्मी? पायसीकरण का इंग्लिश EMUL, इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन, CATION, इमल्सिफिकेशन द्वारा वसाओं में विखंडन करता है या वसाओं का विखंडन करता है। वसाओं का विखंडन करता है। वसा मतलब फैट। वसाओं का विखंडन करता है। हम लोग क्या खाते हैं? कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, वसा खाते हैं। तो इसी वसा वसा को क्या करता है? प्रोटीन खाते हैं। तो इसी वसा को विखंडित कौन करता है? पायसीकरण द्वारा। तो ये जो हमारा पित्त है वही बाइल जूस। ठीक है, ठीक है। क्या चीज?
पाइसीकरण में, यहाँ पाइसीकरण द्वारा करता है। पाइसीकरण मतलब इमल्सिफिकेशन द्वारा। हाँ, वो तो मोटा भाग को तोड़ देता है। जो हम खाए उसको तोड़, वो ब्रेक डाउन किया, ब्रेक डाउन करने के बाद और ज्यादा प्रोसेस होता है, फिर जब पित्त रस में आता है तब ये इमल्सिफिकेशन होता है। ठीक है ना? ठीक है। दूसरा कार्य क्या है इसका? लिखो दूसरा कार्य पित्त रस का। अमाशय से आया हुआ अम्लीय खाद्य पदार्थ, अमाशय मतलब स्टोमैक, अमाशय से आया हुआ अम्लीय खाद्य पदार्थ, अमाशय से आया हुआ अम्लीय खाद्य पदार्थ की अम्लीयता को नष्ट कर देता है। 10 मिनट बाद फिर से। हाँ बोलो। अब कहाँ का बात बोल रहा है तुम? सीधे वो pH 7.8 होता है, उसमें 86% जल होता है तथा शेष 12% कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। 12% कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। नहीं नहीं, अभी लिखवा रहे हैं, अभी लिखवा रहे हैं, सबको ज्वाइन करने दो। कार्बनिक और अकार्बनिक बस उतना ही है। उसके बाद लिखवाए हैं कि पित्त रस का क्या कार्य है। पहला कार्य लिखवाए कि पित्त रस लवणों की सहायता से पाइसीकरण द्वारा वसाओं का विखंडन करता है। दूसरा लिखा रहे हैं, पाइनी नहीं, पाइसीकरण। पाइसी पाइसी, पाइसी लिखवाए थे, पाइनी नहीं लिखवाए थे। विखंडन करता है। लिख लिया? हाँ हाँ, समझ गए लक्ष्मी, देख लिए पाइसीकरण। बहुत मददगार है तुम। बहुत अच्छा। हो सबका ज्वाइन? एगो, हाँ ठीक है। आवाज आ रही है? ठीक है। देखो दूसरा पॉइंट, अमाशय से आया हुआ अम्लीय खाद्य पदार्थ, क्या लिखवाए? अमाशय से आया हुआ अम्लीय खाद्य पदार्थ की अम्लीयता को नष्ट कर देता है, अम्लीयता को नष्ट कर देता है, अम्लीयता को नष्ट कर देता है तथा अम्लीयता को नष्ट कर देता है तथा उसे क्षारीय बना देता है, तथा उसे क्षारीय, बेसिक
बना देता है। समझ में आ गया बात? दो काम किया हमारा पितरस। पहला काम किया पाइसीकरण के द्वारा वसा का विखंडन, और दूसरा काम किया कि खाद्य पदार्थ में जो अम्ल चीज आ गया, अम्लीय खाद्य पदार्थ आ गया, उसकी अम्लीयता को नष्ट कर देता है और उसको क्षारीय बना देता है। ठीक है? ठीक है, लिख लिए? अगला पॉइंट लिखो नोट लिख करके, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। यकृत बनने में यकृत बनने में लगभग 21 दिन का समय लगता है। यकृत बनने में लगभग 21 दिन का समय लगता है। इसलिए इसलिए यकृत के 90% भाग लगभग मनुष्य दान कर सकता है, डोनेट कर सकता है। 90% भाग यकृत का मनुष्य डोनेट कर सकता है, हिंदी में दान कर सकता है। समझ में आया ये पॉइंट? क्या कह रहा है? अब सुनो, थोड़ा देर पहले हम लिखवाए, जो यकृत होता है उसमें हेपाटिक सेल होता है। कौन सेल होता है? हेपाटिक सेल होता है। अब जो ये हेपाटिक सेल है, इसके बारे में यह कहा गया कि यह बहुत ही तेजी से बनता है, काफी जल्दी ये रीजनरेट हो जाता है। क्या होता है? बहुत जल्दी ये रीजनरेट हो जाता है। तो अगर ये रीजनरेट होने की इसकी कैपेसिटी मनुष्य शरीर में जितनी भी सेल हैं, सबसे ज्यादा तेजी के साथ यही हेपाटिक सेल ही बनता है। तो अगर हेपाटिक सेल बनने की कैपेसिटी बहुत अधिक है, इसका मतलब है लिवर बनने की कैपेसिटी बहुत जल्दी है। समझ में आया बात? तो अगर लीवर बनने की कैपेसिटी बहुत अधिक है, इसका मतलब है कि अगर लीवर 21 दिन तक, अगर 10% भी अगर लीवर का हेपाटिक सेल है हमारे पास अवेलेबल, तो यही 10% से फिर 100% बनने में हमको कितना टाइम लगेगा? 21 दिन लगेगा। 10% से हेपाटिक सेल पूरा बनने में फिर 21 दिन लगेगा। ठीक है? तो इसलिए कहता है कि अगर कोई आदमी लीवर का 90% सेल डोनेट भी अगर कर देता है, तो उसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि 21 दिन के बाद उसका फिर 100% लीवर तैयार हो जाएगा। इसलिए लीवर को डोनेट किया जा सकता है, लेकिन पूरा नहीं डोनेट करता है, उसका कुछ पार्ट बचा के रखता है ताकि उससे हेपाटिक सेल फिर से डेवलप हो जाए, फिर से रिजेनरेट हो जाए। समझ में आ गया बात? बिल्कुल, कोई भी डोनेट कर सकता है जिसका लीवर अच्छा है। इन्हें की खराब लीवर डोनेट कर दिया दूसरे को। अब कहाँ से ये वाला शब्द आ गया? ये शब्द अच्छा नहीं है। दान पुण्य कमाओ। ठीक है? तो कहता है कि बहुत अधिक रीजेनरेटिव कैपेसिटी होती है हमारे हेपाटिक सेल की। इसलिए कहा जाता है कि अगर कोई आदमी 90% अपना लीवर का डोनेशन भी कर देता है, तो उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो फिर से उसी तरह का हो जाएगा कुछ दिनों के बाद। ठीक है? ठीक है? तो जैसे ब्लड डोनेशन हम लोग कर देते हैं ना, उसी तरह से लीवर का भी डोनेशन किया जा सकता है। समझ में आ गया बात? ठीक है। अब क्या पढ़ना है? लीवर के बारे में जो पॉइंट था बता दिए। डाइजेशन अभी कंप्लीट, डाइजेशन का अगला पॉइंट देख रहे हैं कि कौन सा, जेजुनम। अगला पॉइंट है जेजुनम। किसके बारे में? अच्छा, ड्यूटेरियम के बारे में नहीं लिखवा है। हम्म। हम्म।
हम्म। ड्यूडेनियम का नहीं लिखवाया ना। खाली वो पार्ट लिखवा दिए ना, कोलोन और रेक्टम। पार्ट का नाम ही याद रखना है, पूरा नहीं लिखना है उसको। थी बड़ी आंत के बारे में तो लिखा दिए थे कि अपेंडिक्स होता है वगैरह सब कुछ, रेक्टम कोलोन के बारे में लिखवाए थे तो। सिक्कम। हम्म। उतना नहीं पढ़ना है अभी, जितना जरूरत है उतना पढ़ो। ठीक है, हम एक भी पॉइंट छोड़ नहीं रहे हैं, जितना जरूरत है उतना सब लिखवा रहे हैं। अगला पॉइंट इसके बारे में लिख लो थोड़ा सा। अच्छा। जेजुनम के बारे में पहले लिखो थोड़ा। जेजुनम। ड्यूडेनम के बारे में नहीं लिखवा रहे हैं कुछ। जेजुनम। जेजुनम। जेजुन, अच्छा बताओ तुम्हें ड्यूडेनम का क्या कार्य है, तब हम बता देंगे उसके बारे में। हम्म। हम्म। बस खाली एंट्री पॉइंट है वो ड्यूडेनम। तुमको कैसे समझ में आएगा, तुम बायोलॉजी का स्टूडेंट नहीं ना है। लिखो। अच्छा, ड्यूडेनम के बारे में एक पॉइंट खाली लिखा देते हैं कि कभी कभी आ जाता है। अभी कुछ लिख नहीं लिया है, जेजुनम लिख लिया है क्या तुम लोग? जेजुनम लिख लिया है ना, पहले जेजुनम लिख लो, उसके बाद उसको लिखा देंगे। जेजुनम। ड्यूडेनम, ड्यूडोनम से। जेजुनम। ड्यूडोनम से। अभी तुमको खुद ही पता चल जाएगा उसको लास्ट में दिखाने के पीछे क्या कारण है। DEO। DUM। ड्यूडम। क्या है, ड्यूडेनम ना। ड्यूडनम। DEO DUNUM। ड्यूडोनम या ड्यूडूनम कुछ भी पढ़ो। ड्यूडूनम से पचा हुआ भोजन, डाइजेस्टेड फूड। ड्यूडेनम से पचा हुआ भोजन, पचा हुआ भोजन प्राप्त करता है, प्राप्त करता है। तथा, तथा इसे इलियम तक, तथा इसे इलियम तक, इलियम, 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 ILLIUM, इलियम तक ट्रांसफर करता है या पहुंचाता है, ट्रांसफर करता है या पहुंचाता है। ट्रांसफर करता है या पहुंचाता है। किशोर क्या लिखा बताओ? नहीं, जेजुनम। ठीक है, यानी इस लाइन में ये चीज लिखा हुआ है कि जो पचा हुआ भोजन, यानी जो ड्यूडेनम पार्ट है उसका एक वहां पे पाचन की जो अभिक्रिया है वो पूर्ण हो जाती है। क्या हो जाती है? पाचन की जो क्रियाएं हैं वो ड्यूडेनम में पूर्ण हो जाती है। इसलिए हम इसको नहीं लिखाए, पहले जेजुनम इसलिए बताया ताकि हमको उसका आगे वाला बात हो। अब क्या हुआ कि
ड्यूडेनम में जो भोजन पहुंचा था वो सारा का सारा पचा हुआ भोजन पहुंचा। ठीक है, ड्यूडेनम में क्या हुआ, पचा हुआ भोजन पहुंचा। वो पचा हुआ भोजन जेजुनम लिया और उसको वहां पे कोई अभिक्रिया नहीं करता जेजुनम, वो सिर्फ उसको ट्रांसफर कर देता है किसके पास, इलियम के पास। ठीक है, तो इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है, एक क्वेश्चन आता है कि निम्न में से किस भाग में पाचन की अभिक्रिया नहीं होती है, जेजुनम, इलियम, ड्यूडेनम। ड्यूडेनम में तो होती है, पाचन वहीं कंप्लीट होता है। तो जेजुनम में पाचन की क्रिया नहीं होती है, अवशोषण की क्रिया भी नहीं होती है, वह सिर्फ ट्रांसफर करता है, जो पचा हुआ भोजन लिया उसको सीधे ट्रांसफर कर दिया इलियम के पास। ठीक है, कैसे करता है देख लो। हम ऐसे करके एक फोटो बनाए थे ना, इसको 3 पार्ट में बांटे, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। यहाँ पे डाइजेस्टेड फूड है, यहाँ पे डाइजेशन फूड का जो होता है कंप्लीट हो जाता है, कहाँ पर, ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम में फूड का डाइजेशन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, पूर्ण हो गया, पूर्ण पाचन हो गया यहाँ पे ड्यूडेनम में। जो भी हम लोग खाए हैं उसका पूर्ण पाचन ड्यूडेनम में हो जाता है। ये पचा हुआ भोजन रिसीव किया कौन, जेजुनम। और ये जेजुनम कोई काम नहीं करता है, न तो यह पचाने का काम करता है, न ही अवशोषित कर सकता है। बस इसका एक ही काम है कि यहाँ जो भोजन इसको यहाँ से लिया उसको ट्रांसफर कर देगा किसको, इलियम को। जो भोजन इसको यहाँ से मिला उसको यहाँ से लेकर के पहुंचा दिया यहाँ इलियम तक। तो हाँ, तो ड्यूडेनम का क्या कार्य है, ड्यूडेनम ड्यूडेनम में भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है। यह पचा हुआ भोजन जेजुनम रिसीव करता है ड्यूडेनम से, और रिसीव करने के बाद उस पचे हुए भोजन को न तो अवशोषित करता है वो, और न ही कोई वहां पे पाचन की अभिक्रिया होती है, सिर्फ और सिर्फ वो ट्रांसफर कर देता है किसको, इलियम को। ठीक है, लिखो, नोट लिखो एक पॉइंट, उसी जगह जेजुनम के नीचे जो लिखा है उसी जगह नोट। जेजुनम में न तो पाचन की क्रिया होती है और न ही अवशोषण की क्रिया होती है। जेजुनम में न तो पाचन की क्रिया होती है और न ही अवशोषण की क्रिया होती है। जेजुनम में कोई काम नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ वो ट्रांसफर करता है पचा हुआ भोजन को ड्यूडेनम से लेकर के इलियम तक। समझ में आ गया, पॉइंट लिखा गया। अब लक्ष्मी बताओ ड्यूडेनम में क्या काम हुआ, लक्ष्मी, ड्यूडेनम में क्या काम हुआ। पूरे, हाँ। तो अगर क्वेश्चन कल को आ जाए कि डाइजेशन कौन से जगह पे पूर्ण होता है, संपूर्ण होता है, जेजुनम में, इलियम में, ड्यूडेनम में, या निम्न में से किसी में नहीं, ड्यूडेनम में, तो ये पॉइंट लिखो, लिखेंगे लास्ट में। पहले इलियम के बारे में थोड़ा यहीं पे लिख लो कि ड्यूडेनम में पाचन की क्रिया पूर्ण हो जाती है। इसी जगह यहाँ पे, यहाँ जो डी है इसी जगह लिख सकते हो कि ड्यूडेनम में पाचन की क्रिया पूर्ण हो जाती है। पाचन की क्रिया पूर्ण हो जाती है कहाँ, ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम में पाचन की क्रिया पूर्ण हो जाती है। ड्यूडेनम में पाचन की क्रिया पूर्ण हो जाती है। हो गया, ड्यूडेनम में पाचन की क्रिया पूर्ण हो जाती है। उसके बाद ये पचा हुआ भोजन जेजुनम ले लिया, जेजुनम में न तो अवशोषण हुआ न ही पाचन का कोई कार्य हुआ, इसने सीधा सीधे भोजन ट्रांसफर कर दिया किसको, इलियम को। अब आइए इलियम के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इलियम। ILLIUM, इलियम। इलियम, ILLIUM, इलियम। देखो इलियम होता कैसा है, अपना अपना मोबाइल रोटेट करना, घुमा लो।
ठीक है, समझना बढ़िया से। इधर छोटी आंत है तुम्हारा, छोटी आंत का ही ये भाग है इलियम। इलियम छोटी आंत का ही नीचे वाला भाग है ना। तो अब इलियम में देखो क्या होता है। जो डाइजेस्टेड जो भोजन मिला इसको, इलियम, इलियम को कौन दिया डाइजेस्टेड भोजन? जो पचा हुआ भोजन था, हाँ, डाइजेस्टेड जो फूड पार्टिकल हुआ, वो इलियम को ड्यूडेनम कैसे देगा इलियम को? हाँ, जेजुनम दिया। तो जेजिनियम से जो फूड पार्टिकल आया, जो एकदम पूरा संपूर्ण पचा हुआ था, वो यहाँ पे स्टोर हो गया। कहाँ स्टोर हो गया? ये वाला पार्ट में। ठीक है, ये वाला पार्ट में पूरा स्टोर हो गया। और जो अनडाइजेस्टेड कुछ बचा हुआ रह गया, कौन सा अनडाइजेस्टेड, वो नीचे वाले पार्ट में आके स्टोर हो जाता है। अनडाइजेस्टेड वाला कहाँ स्टोर होगा? इस साइड, नीचे वाले पार्ट में अनडाइजेस्टेड वाला स्टोर हो गया। तो जो ये संरचना है, इसको उंगली की तरह लग रहा है ये संरचना, फिंगर की तरह संरचना नहीं है ये वाली। ये कैसा लग रहा है? नहीं लग रहा है कि उंगली है? उंगली रूपी जो उंगली नुमा संरचना कहा जाता है इसको। ठीक है, हाँ। तो इस उंगली नुमा संरचना का एक विशेष नाम है, इसको नाम बोलते हैं विलाई। VILL, या नई जगह है। इसका क्या नाम है? विलाई, VILLI। हाँ बोलो, बोलो बोलो, क्या बोलो? कौन सी का नाम? क्या, किस चीज का? भिलाई, VILLI, विलाई। ये जो उंगली नुमा संरचना, इसका क्या नाम है? विलाई। विलाई में क्या हुआ? डाइजेस्टेड फूड स्टोर हो गया। समझ गए? विलाई में क्या हुआ? डाइजेस्टेड फूड स्टोर हो गया, संचित हो गया। और जो अनडाइजेस्टेड फूड है, इस साइड नीचे वाले साइड में आ गया। ठीक है, ठीक है। तो इस अनडाइजेस्टेड फूड का क्या काम है? ये अनडाइजेस्टेड जो फूड है, इस साइड वाला, ये जो बड़ी आंत होती है, बड़ी आंत का इंग्लिश नाम बोलो क्या होता है? लार्ज, लार्ज इंटेस्टाइन। तो जो अनडाइजेस्टेड फूड है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में भेज देता है। कौन? यही इलियम। विलाई में तो स्टोर होगा, इलियम भेज देता है। तो लिखो, अब पॉइंट बनाओ इलियम के बारे में। इलियम एक उंगलीनुमा संरचना होती है। इलियम एक उंगलीनुमा संरचना होती है जिसे विलाई कहते हैं, VILLI। विलाई या विली, हिंदी में लिख सकते हो, विली, विलाई या विली, कुछ भी लिखो। जिसे विली, VILLI, विली कहते हैं। यहाँ यानी विलाई में, विलाई में, विलाई में अवशोषण की क्रिया होती है। विलाई में अवशोषण की क्रिया होती है। अवशोषण किसका? जो पचा हुआ भोजन है उसका। अवशोषण की क्रिया होती है तथा पचे हुए भोजन तथा पचे हुए भोजन ग्लाइकोजीन, पचे हुए भोजन ब्रैकेट में ग्लाइकोजीन या ग्लिसरॉल या एमिनो एसिड, ग्लाइकोजीन या ग्लिसरॉल या एमिनो एसिड, ग्लाइकोजीन
या ग्लिसरॉल या एमिनो एसिड के रूप में संचित हो जाता है, के रूप में संचित हो जाता है, जिसे हम या हम नहीं लिखो, हमारा शरीर, जिसे हमारा शरीर रिजर्व्ड फूड, संचित भोजन के रूप में इस्तेमाल करता है। रिजर्व्ड फूड, इसको मिटा रहे हैं, रिजर्व्ड फूड हिंदी में संचित भोजन के रूप में इस्तेमाल करता है। संचित भोजन के रूप में इस्तेमाल करता है। हम लोगों ने भोजन किया, किशोर भोजन किया, भोजन में कौन कौन सा पदार्थ किया? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, तीन चीज का, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट। प्रोटीन में क्रिया हुआ, क्या बना? प्रोटीन पहले क्या बना? पेप्टोन, पेप्टोन बना ना। प्रोटीन क्या बना पहले? पेप्टोन। पेप्टोन के बाद क्या बना? एमिनो एसिड, ठीक है, एमिनो एसिड। कार्बोहाइड्रेट क्या बना पहले? ग्लूकोज, ग्लूकोज बना ना। ग्लूकोज के बाद फिर क्या बना? ग्लाइकोजिन, क्या बना? ग्लाइकोजिन। फैट क्या बना पहले? फैट क्या बना पहले? फैटी एसिड। और फैटी एसिड के बाद क्या बन गया लास्ट में? ग्लिसरॉल। क्या बन गया? ग्लिसरॉल। तो जब हमने भोजन किया इसको, कोई भी पदार्थ को, तो प्रोटीन के रूप में, कार्बोहाइड्रेट के रूप में, फैट के रूप में, पचने के बाद ये भोजन कहाँ पहुंचा? पचने के जो पचने का जो प्रक्रिया हुआ ड्यूडेनम में पूरा हो गया। कहाँ पूरा हो गया पचने का क्रिया? ड्यूडेनम में पूरा हो गया। ड्यूडेनम से ये पचा हुआ भोजन किसने लिया? जेजुनम ने लिया। किसने लिया? जेजुनम ने लिया। जेजुनम में न तो पचने का क्रिया होता है, न ही अवशोषण का क्रिया होता है। अवशोषण की क्रिया जेजुनम में नहीं होता है। यह सिर्फ ट्रांसफर कर दिया। किसको ट्रांसफर किया इसने? इस पचे हुए भोजन को किसको ट्रांसफर किया? इलियम को ट्रांसफर कर दिया। अब इलियम ने क्या किया? ये जो इतना भी पचा हुआ भोजन था उसको तो एब्जॉर्ब कर लिया अपने में। क्या किया? एब्जॉर्ब कर लिया, अवशोषित कर लिया। अवशोषित करने के बाद इलियम ने भोजन को अवशोषित किया, ठीक है, और अपने अंदर में स्टोर कर लिया। क्या कर लिया? स्टोर कर लिया। स्टोर कर लिया। अब स्टोर वो किस रूप में करता है? तो जो फाइनल बनता है ग्लाइकोजिन या एमिनो एसिड या ग्लिसरॉल, इस रूप में करता है। किस रूप में करता है? या तो वो ग्लाइकोजिन के रूप में स्टोर रहेगा, या फिर एमिनो एसिड के रूप में स्टोर रहेगा, या फिर ग्लिसरॉल के रूप में स्टोर रहेगा। तो ये स्टोर हो गया कहाँ आकर के? विलाई में, इलियम में स्टोर हो गया, ठीक है। जब ये स्टोर हो गया यहाँ, तो अब इसका क्या कार्य होगा? क्या हम लोग दिन भर भोजन करते हैं? नहीं। सुबह में किए नाश्ता, फिर हम लोग खाना खाए, फिर शाम में मन हुआ तो नाश्ता किए, नहीं भी किए, डिपेंड कि कितना पैसा है अपने पास में, ठीक है। और उसके बाद रात में खाते हैं। तो जब हम लोग एक बार भोजन कर लिए और उसी से हमारा शरीर दिन भर चल रहा है, उसी से तो उसको एनर्जी मिल रहा है। जो भोजन हम किए एक बार, उसी से हमको एनर्जी मिल रहा है। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो
वो एनर्जी फिर हमको दोबारा कहाँ मिलता है? हर हमेशा जब हम भोजन नहीं करते हैं तो यही जो स्टोर एनर्जी है, रिजर्व फूड है हमारे भिलाई में, इलियम में, वही रिजर्व फूड से एनर्जी लेता रहता है हमारा बॉडी। अब समझ में आ गया? ग्लाइकोजिन के नहीं, नहीं नहीं नहीं, ठीक से समझो बात को। ग्लाइक पूरा नहीं, ये हर हमेशा के लिए नहीं रखता है, टेम्पररी पहले रखता है, टेम्पररी ये स्टोर करता है, यहाँ के बाद फिर ले जाकर दूसरी जगह स्टोर करेगा। लेकिन पहले फूड तो यही ना पहुंच रहा है, नहीं समझे बात को? लीवर से पहले फूड तो यहाँ पहुंच रहा है ना। तो ये भी स्टोर कर लिया और ये स्टोर करके रखता है रिजर्व फूड के रूप में, और इसको फिर जहाँ ट्रांसफर करना आता है पूरे शरीर में अपना अलग अलग तरीका से वो ट्रांसफर करता है। तो ये रिजर्व फूड यहाँ पे स्टोर हुआ किस रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में, एमिनो एसिड के रूप में, या फिर ग्लिसरॉल के रूप में। ठीक है, इतना बात समझ में आया? अच्छा, अब जो बचा हुआ अनडाइजेस्टेड फूड है, मान लो कि कुछ जो नहीं पचा हुआ है, वो भी तो स्टोमक से आया है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आया है कि नहीं आया है? जो नहीं पचा है वो भी तो स्मॉल इंटेस्टाइन में आया, तो वो नीचे वाले पार्ट में स्टोर करता है, और उसके बाद इसको जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको लार्ज इंटेस्टाइन को क्या कर देता है? ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, तो बस इतना ही आज हुआ। समझ में आ गया सबको? कोई दिक्कत है तो पूछो, क्या कि अब मीटिंग खत्म होगा तो फिर क्लास अब कल होगा। समझ में आ गया सबको? बोलो यस नो। और एगो का आवाज नहीं आ रहा है, वो कहाँ चली गई? वाजपेयी जी, हमको लगा कि कहीं और चले गए क्या। समझ में आ गया ना? ड्यूडेनम में क्या हुआ? पाचन क्रिया पूर्ण हुई, पचा हुआ भोजन जेजुनम ने लिया, वहां पे कोई क्रिया नहीं किया गया, न ही अवशोषण की, न ही पाचन की, उसने सिर्फ ट्रांसफर का क्रिया किया। जो भी पचा हुआ भोजन था उसको ट्रांसफर कर दिया, किसको? इलियम को, इलियम को। अब वहां पे जो अंगुलिनुमा संरचना है भिलाई, उसमें हमारा जो खाद्य पदार्थ आया वो ग्लाइकोजिन या एमिनो एसिड या ग्लिसरॉल के रूप में संचित हो गया। ठीक है, और जो अनवांटेड अनडाइजेस्टेड फूड था वो लार्ज इंटेस्टाइन को ट्रांसफर कर दिया गया। इतना ही आज क्लास होगा, ठीक है? रखें? चलो ठीक है, इंड करते हैं क्लास।